जंगल के बड़े महल में राजा तोता और उसकी रानी तोती रहा करते थे। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि कई सालों बाद उनके यहाँ संतान आने वाली थी। मेरी रानी, अब तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि हमारी संतान इस दुनिया में आने वाली है। कर रहा है इन लाल लाल सेबों को खाने का। ऐसा सोचते हुए रानी तोती अपने महल में जाती है। राजा जी, हमारे महल के सामने जो जादूगरनी रहती है उसके बागीचे में बहुत लाल लाल सेब हैं। उन लाल लाल सेबों को देखकर मुझे इच्छा हो रही है कि मैं भी वो सेब खाऊं। रानी, समझने की कोशिश करो। वो बागीचा जंगल की सबसे ताकतवर जादूगरनी बिजली कवि का है। वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। तुम देखो तो मैंने तुम्हारे लिए कितनी तरह के फल मंगवाए हैं। तुम इन्हें खा लो। राजा तोता रानी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रानी तोते की बात नहीं समझती। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मुझे बस वही सेब खाना है। बस आप मुझे उसी बागीचे से लाल लाल सेब ला कर दो। ऐसा कहते हुए रानी तोती रोने लगती है। अपनी पत्नी को ऐसा रोता हुआ देखकर राजा तोता वहाँ से जाता है। चुपके से जादूगरनी के बागीचे में जाता है और ढेर सारे सेब चुराकर वहाँ से भाग जाता है। वो सेब लेकर अपनी पत्नी रानी के पास आता है। ये देखो मेरी रानी, मैं तुम्हारे लिए जादूगरनी के बागीचे से सेब लाया हूँ। राजा जी, आप कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। फिर रानी तोती खुशी खुशी वो सेब खा लेती है, लेकिन इतने सेब खाने से उसका पेट नहीं भरता। वो फिर से अपने राजा को सेब लाने के लिए कहती है। अपनी पत्नी के कहने पर राजा तोता फिर से जादूगरनी के बागीचे में जाता है, लेकिन इस बार जादूगरनी राजा तोते को देख लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बागीचे से सेब तोड़ने की? मुझे माफ कर दो जादूगरनी जी, जो मैंने किया वो अपनी पत्नी के लिए किया। लेकिन अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी पत्नी को इस सेब के बदले मुझे अपना बच्चा देना होगा। नहीं जादूगरनी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दे सकता। अच्छा, एक बार फिर से सोच लो। अगर तुमने मुझे अपना बच्चा ना दिया तो मैं अपने काले जादू से तुम दोनों को मार दूंगी। इतना सुनकर राजा तोता बहुत परेशान हो जाता है और वो कवि की बात मान लेता है। फिर राजा तोता अपने महल लौट आता है और सारी बात अपनी रानी को बताए। मुझसे चालाकी करने चले थे? क्या तुम अपना वादा तोड़ने वाले थे? ऐसा कहते हुए जादूगरनी कवि उस बच्चे को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। राजा और रानी तो अपने बच्चे के लिए रोते रह जाते हैं, लेकिन जादूगरनी कवि उन पर जरा भी रहम नहीं करती और वो उस बच्चे को लेकर एक गुफा में चली जाती है। राजा जी, हमने उस जादूगरनी को हर जगह ढूंढ लिया मगर वो हमें कहीं नहीं मिली। कबूतर, क्या कोई और रास्ता है जिससे हमारा बच्चा हमें मिल जाए? हाँ राजा जी, मैंने सुना है कि पास के जंगल में एक जादूगरनी चिड़िया रहती है। सुना है कि वो बहुत अच्छी चिड़िया है और वो सभी की मदद करती है। क्यों ना एक बार उसके पास जाकर देखा जाए, हो सकता है कि वो हमारी मदद करे। चलिए राजा जी, अभी चलते हैं। मैं अपने बच्चे के बिना और नहीं रह सकती। फिर तोता और तोती कबूतर के साथ दूसरे जंगल में जाते हैं। घने पेड़ों के नीचे एक झोंपड़ी थी जहाँ चिड़िया रहती थी। राजा तोता सारी बात जादूगरनी चिड़िया को बताता है। चिड़िया, मेरे बच्चे को बचा लो। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। रानी तोती जी, आप चिंता ना करें, मैं देखती हूँ कि आपका बच्चा कहाँ है। फिर जादूगरनी चिड़िया अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करती है और फिर बताती है। राजा और रानी, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। आपके बच्चे को काली जादूगरनी ने एक काली गुफा में बंद कर रखा है जिसके पास एक नदी बहती है। आप चिंता न करें, मैं आपके साथ जाऊंगी। ये जादुई पंख है, ये पंख हमें उस गुफा तक लेकर जाएगा।
फिर वो पंख हवा में उड़ता है और वो सभी पंख के पीछे पीछे उड़ते हैं। जादुई पंख उन्हें एक गुफा के पास लेकर जाता है। यही यही है वो गुफा जिसमें आपका बच्चा है। फिर वो सभी गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ राजा और रानी का बेटा बैठा हुआ था। रानी जल्दी से अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। जादू करनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमें हमारे बच्चे से मिलवा दिया। राजा ने अभी इतना कहा ही था कि तभी वहाँ जादूगरनी कवि आ जाती है। अरे वाह, आज तो ये जादूगरनी चिड़िया भी आई है। तुमसे बहुत पुराना हिसाब बराबर करना है। आज तो तुम जरूर